Hello friends, this is Aman Srivastav. Today we will learn direct and indirect speech. So let's start with the second part of direct and indirect speech. Interrogative sentences. So let's start. इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय नीचे दिए गए रूलों को ध्यान रखकर बदलना चाहिए। तो देखते हैं रूल नंबर 1। रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। जैसे पहले सैड जो आता था उसको सैड दैट करते थे, अब उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करेंगे। और प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट नहीं लगता है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगाकर सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब या फिर उसके और शब्द असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदल देते हैं। या तो प्रोनाउन वर्ब दिया गया हो या फिर कोई और शब्द जो दिया गया उसको असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया यानी कि एक्सिलरी वर्ब जैसे इज, आर, एम, was, were, do, does, did, shall, will, has, have, had, can, may आदि से शुरू हुई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ़ या फिर वेदर से जोड़कर उसे आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर फिर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसा एग्जांपल देख सकते हैं, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, आई आस्क्ड हिम इफ़। अब देखा आपने कि दैट की जगह हमने इफ़ का यूज़ करा है। या फिर आप वेदर भी लगा सकते हैं, जैसे आई आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज गोइंग। जैसे कि नीचे वाला सेंटेंस दिया गया है, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। अब यहाँ पर टुडे था, तो ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं वर्ड जिनको हम बदलें, टुडे को दैट डे में बदल दिया। इसमें ऐसी मैं भी आपको आगे की लिस्ट दे दूंगा बना करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, आई आस्क्ड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 6। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और मेन वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। तो सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर यानी जगह पर डिड कर दिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट स्वतः बन जाता नहीं कि अपने आप बन जाता है। डायरेक्ट इसका एग्जांपल है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक। तो ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लैंड हिम माई बुक। लैंड की यहाँ फॉर्म लगाई गई है लैंड। अब बात करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द व्हाट, हु, विच, whom, whose, when, where या फिर
वाई, हाउ आदि से शुरू होता हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अदर कनेक्टिव नहीं लगाना चाहिए। ये शब्द ही स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ यानी मैंने पूछा कि, इंक्वायर्ड ऑफ हर हु शी वॉज एंड वेयर शी वॉज कमिंग फ्रॉम। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस हैं। जैसा कि थर्ड वाला है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब बात करते हैं रूल नंबर 10 की, यस नो आंसर टू क्वेश्चंस, यानी यस नो जब क्वेश्चन आंसर करा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो को ध्यान के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा इस प्रकार लिखते हैं जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, सी सेड टू रीता कैन यू वॉच, रीता सेड यस। तो इसको कैसे करेंगे कि सी आस्क्ड रीता इफ सी कुड लैंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड शी कुड। जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ नोट देख सकते हैं कि कुछ विद्वान यस को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल देते हैं। जैसा कि ऊपर एग्जांपल देख सकते हैं, शी आस्क्ड रीता इफ शी कुड लैंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इस तरीके से कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस पर। जैसा कि रूल नंबर 1 है, जब पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट हो तो इफ़ की जगह वेदर का यूज़ अच्छा माना जाता है। अब जैसे कहीं पर कोई चॉइस आ रही है तो वहाँ पर, या फिर अभी कोई पसंद आ रही है तो इफ़ की जगह पर वेदर का यूज़ करने सेंटेंस में और अच्छा भाव प्रकट होता है। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, द टीचर सेड टू हरी डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट। तो यहाँ पर चॉइस है कि करना चाहता है या नहीं। तो द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट। इसी तरीके से प्रार्थना या सलाह लेने के लिए की गई हो, जैसे कोई प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यू, ही, शी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का यूज़ अच्छा माना जाता है। यानी कि जहाँ पर यू, ही, शी, दे आ रहा हो तो वहाँ पर वुड की जगह पर अगर शुड का यूज़ करते हैं सेंटेंस अच्छा माना जाता है। जैसा कि एग्जांपल है, रवि सैड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। अब रवि यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है। जैसा कि ऊपर लिखा देखा है, थर्ड पर्सन या प्रोनाउन के साथ या फिर सेकंड पर्सन हो तो जैसा कि देख सकते हैं, रवि आस्क्ड हिज मदर शुड डू विद इट। तो दोस्तों अब आपके ख़त्म हुए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।